आ रहा है मेरा? हाँ सर। Yes, sir. रिवाइज किया तुम लोग ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Okay, so we are revising the entire thermodynamics theory आज. So thermodynamics is basically the branch of science which deals with the heat of the reaction. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि there are some reactions called as endothermic, some called as exothermic. तो thermodynamics उससे डील करेगा कि एक रिएक्शन में क्या हीट देनी पड़ती है, क्या हीट लिबरेट होती है, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, फीजेबल है कि नहीं है, और ये सब के बारे में थर्मोडायनेमिक्स डील करेगा. थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद ओनली विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. छोटे चीजों के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ मैक्रो मतलब बड़े चीजों के बारे में बात करता है. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात करता है. इट डील्स विद हीट ट्रांसफर इन अ केमिकल रिएक्शन या किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज में हीट ट्रांसफर के बारे में बात करता है. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द feasibility ऑफ द रिएक्शन. feasibility मतलब whether the reaction will occur or not. On the other hand, thermodynamics will give you no information about mechanism of the reaction. No information about mechanism of the reaction, क्योंकि mechanism के बारे में हमको kinetics बताता है. हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है जहाँ पे हम लोग कोई भी रिएक्शन को 2 स्टेप में या 3 स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में ब्रेक करते हैं. उसमें हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिटरमाइन करते हैं. ऐसे उसके बेसिस पे हम सोचते हैं कि क्या होगा मैकेनिज्म की, कौन पहले अटैक किया होगा कि क्या किया होगा. तो वो काइनेटिक्स बताता है. यहाँ पे नो इन्फो ऑन मैकेनिज्म. तो यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है, सिर्फ हीट ट्रांसफर के बारे में पता चलता है. तो बेसिकली अगर मैं अभी आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो तुम लोगों को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. वो बेसिक टर्म में पहला टर्म आ जाता है सिस्टम का, सराउंडिंग का और यूनिवर्स का. तो सिस्टम मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, जो भी रिएक्शन को या जो भी चीज को, उसे हम सिस्टम बोलेंगे. उसके अलावा जो बाकी की चीजें होगी वो सराउंडिंग होगी, और दोनों को मिला के, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के हम लोग यूनिवर्स बोलेंगे. देन हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं सिस्टम के. टाइप्स ऑफ सिस्टम में यू कैन हैव एन ओपन सिस्टम, you can have a closed system, and you can have an isolated system. ओपन सिस्टम मतलब जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सकता है. जैसे मैंने एक कप रखा, ठीक है, और वो कप खुला है, तो वो कप में मैं पानी डाल सकता हूँ, और ठीक है, वो कप से मैं चीजें निकाल भी सकता हूँ, पानी निकाल सकता हूँ या थोड़ा चाय निकाल सकता हूँ. तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है उससे, और हीट भी ट्रांसफर हो सकता है. मैं उसको हीट भी कर सकता हूँ, वो हीट भी लिबरेट कर सकता है. तो एन ओपन कप. अभी अगर वही कप में मैं ऊपर ढक्कन ढक दूं, तो अभी ढक्कन ढकने के बाद में मैं मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकता उससे. तभी मैं उसमें पानी डालूंगा तो ढक्कन है ऊपर, तो नहीं जाएगा अंदर. तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है. मैं उसको हीट कर सकता हूँ. बंद है तो भी क्या हुआ, हीट कर सकते.
वही चाय को अगर हमने थर्मस पे रख दिया तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई ट्रांसफर नहीं है, ना हीट का, ना एनर्जी का और ना मैटर का। तो प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कोई ट्रांसफर नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। इवन थर्मस में भी हमने देखा इवेंचुअली चाय ठंडी हो ही जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये बोलते हैं। बेसिक टर्म्स में तुम लोग पढ़ते पढ़ते you might have come across some very important point, that is intensive and extensive property. These are some very important basic के फंडास। हम कुछ कुछ प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ हाउ विल यू रिमेम्बर दिस? I for intensive, I for independent. I for intensive and I is for independent. इसका मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती है। ऑफ अमाउंट, तो ऑब्वियसली एक्सटेंसिव अमाउंट पे डिपेंडेंट होगा। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अभी लेट्स से ये तुम्हारे पास में एक कंटेनर है, दिस कंटेनर इज ऑफ 5 लीटर्स, बराबर, और इसके अंदर मैंने पानी भरा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने कंटेनर को आधा किया तो क्या बॉइलिंग पॉइंट आधा होगा? No, sir. नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट विल स्टिल रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस, इवन दो कि मैं अमाउंट कम कर रहा हूँ, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ग्लास पानी और एक बकेट ऑफ पानी का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका मास, लेट से ये कंटेनर का मास, ये 5 लीटर कंटेनर का मास लेट से था 4 किलोग्राम। अभी मैंने इसको आधा किया तो क्या वो 2 किलोग्राम हो जाएगा? Yes, sir. यस। तो 2 किलोग्राम वो हो जाएगा। तो मैंने ये कम किया, मतलब इसको थोड़ा अमाउंट कम किया, तो वो भी कम हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में या मार्वल में कहीं से भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। जैसे अगर मैंने तुमको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पढ़ा होगा 1.55 होता है। क्या वो ग्लास स्लैब को मैं आधा कर दूं तो क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है? नहीं. नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा तुम्हारा? इंटेंसिव। तो तुमको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स याद रखने हैं। अभी मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो 5 लीटर का है, उसको आधा किया तो वो 2.5 लीटर हो जाएगा, वो भी एक्सटेंसिव है। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, डेंसिटी इंटेंसिव है। तुम चाहे एक बकेट भर का पानी ले लो या तुम एक ग्लास भर का पानी ले लो, पानी का डेंसिटी 1 ही होता है। तो तुमको इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखने, इंटेंसिव के और एक्सटेंसिव। इसके बाद बेसिक्स में जो तुम लोग ने पढ़ा था वो ये था अबाउट स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट और थर्मोडायनेमिक दोनों नाम है उसका। वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो सकता है। अभी हम लोग एक सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम किन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे, और वो पैरामीटर्स बेसिकली तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स होता है। तो अगर मैंने इनके बेसिस पे मैं किसी भी सिस्टम का स्टेट बता सकता हूँ। स्टेट इन द सेंस वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे पास टेम्परेचर और मोल्स में अभी के लिए कांस्टेंट रख रहा हूँ। लेट से तुम्हारे पास ए है, इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1। नाउ दिस हैज गॉट कन्वर्टेड टू B। इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। दिस हैज गॉट कन्वर्टेड टू C। प्रेशर है P1, वॉल्यूम है C1। ठीक है, अभी अगर मैं तुमको एक्चुअली पूछूं तो ये कुछ चेंज हुआ ही नहीं है इसमें। ए, बी और सी तीनों भी सेम ही पॉइंट है। अगर हमने ऐसा डॉट बना के लिख दिया तो क्या हुआ, लेकिन उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। ए भी वही है, बी भी वही है, सी भी वही है। तो ये इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें समझ में आता है कि कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है।
This will tell us the state of the system, whether it is remaining same or whether it is changing. If the thermodynamic variables remain constant, उसे हम बोलेंगे thermodynamic equilibrium. मतलब जब चेंज होना बंद हो जाता है तो उसे हम thermodynamic equilibrium बोलते हैं. Then another very important small concept, another very important basic concept was state function and path function. State function मतलब जो सिर्फ initial और final state पे depend करेगा. पाथ मतलब जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा. तो मैंने तुमको एक सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि तुम थर्मो में जो भी पढ़ोगे उसमें से दो पाथ फंक्शन है तुम्हारे पास. वो कौन से हैं? दो पाथ फंक्शन Heat and work. हीट एंड वर्क. हमने इसका कुछ इस तरीके से एग्जांपल लिया था कि लेट्स से तुम्हारे पास में एक बिल्डिंग है, ये स्टेट ए है 0 मीटर और तुम्हें पहुंचना है टॉप फ्लोर तक विच इज 50 मीटर. लेट्स से अभी तुम पाथ 1 फॉलो कर रहे हो जिसमें तुम ये क्या बोलते हैं लिफ्ट से जा रहे हो, और तुम पाथ 2 फॉलो कर रहे हो जहाँ पे तुम स्टेप से जा रहे हो. तुम कोई भी पाथ फॉलो करो बट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गोइंग टू रिमेन 50 ओनली. ऐसा नहीं होएगा कि तुम चल के जा रहे हो तो बिल्डिंग बोलेगा चलो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं छोटा हो जाता हूँ. ऐसा नहीं होने वाला. स्टेप्स आर गोइंग मतलब पाथ इज गोइंग टू रिमेन, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो इसीलिए दैट इज नथिंग बट स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. लेकिन वही अगर मैं वर्क की बात करूं, अगर हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग वाज स्टेट फंक्शन तो वर्क वाज नथिंग बट अ पाथ फंक्शन. क्योंकि भले ही मैं ए से बी ही जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ तो मैं काम कम कर रहा हूँ और मैं स्टेप से जा रहा हूँ तो मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ. तो यहाँ पे वर्क डन इज लेस, यहाँ पे वर्क डन इज मोर. तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन. वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ तुम फॉलो कर रहे हो. इसके बाद में हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस थे. टाइप्स ऑफ प्रोसेस में तुम्हारे पास सबसे पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? Temperature. और क्या टेम्परेचर के साथ और क्या कांस्टेंट होता है? Internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था, एनर्जी. Internal energy. Internal energy. Internal energy is given by which letter? U or U. E? U. E भी बोलते हैं. इंटरनल एनर्जी E ऑल्सो. तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है. तुम्हारे पास में डेल्टा टी है इक्वल टू 0. टेम्परेचर 0 नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब T2 एंड T1 आर सेम. तो डेल्टा टी 0 और आई कैन से डेल्टा U और डेल्टा E इज 0. अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? हर सब्सटेंस में कोई, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उसमें एटम्स होते हैं और वो एटम्स किसी ना किसी तरीके से मूव करते हैं. या तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, या तो वाइब्रेट करेंगे. वो एटम्स का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है और उन एटॉमिक इंटरेक्शंस का, उन एटॉमिक मोशंस के एनर्जीज को सम करेंगे तो हमें इंटरनल एनर्जी मिलता है. हम इंटरनल एनर्जी क्या ऑब्जर्व नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम, लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि हमें थर्मो का फर्स्ट लॉ पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म.
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव मैं एक सिस्टम हूँ, आई हैव सम इंटरनल एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट। लेट्स से मेरी इंटरनल एनर्जी है E1, आई डोंट नो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर ये 20 किलोमीटर मैंने भागने का डिसाइड किया। मैं भागा और मैं 20 किलोमीटर आई वेंट फॉर अ रन। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता है कि मेरे पास में इंटरनल एनर्जी कितना था, और 20 किलोमीटर भागने के बाद में मेरे पास में इंटरनल एनर्जी कितना बच गया, वो भी आई हैव नो आइडिया। बट आई नो कि ये भागने के लिए आई रिक्वायर्ड 5000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। So what I know is delta U is 5000, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में एनर्जी कितना था मुझे पता नहीं, मेरे पास में फाइनल एनर्जी कितना है वो पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि फाइनली आई विल हैव सम 5000 किलो जूल की एनर्जी लेस, क्योंकि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आई हैड स्पेंट ना इन रनिंग। और वो भागने के लिए एनर्जी कहाँ से मिला, मेरे बॉडी से ही मिला ना, इंटरनल एनर्जी से ही मिला। So that is what is internal energy. You cannot calculate E1, you cannot calculate E2, क्योंकि इतने सारे एनर्जीज होती है। You are adding everything, कभी कोई जीरो होएगा, कभी कोई नहीं होएगा। एटॉमिक इंटरैक्शन तुम देख थोड़ी ना पाते हो, तो उसको प्रैक्टिकली प्रॉपरली कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल। पर तुम चेंज निकाल सकते हो, क्योंकि यू आर डूइंग वर्क इन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि एटॉमिक इंटरैक्शन सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो अगर टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाता है। देन यू हैव एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ना हीट अंदर आएगा ना हीट बाहर जाएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। देन यू हैड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम Volume and pressure. वॉल्यूम और प्रेशर। तो डेल्टा V is जीरो Volume pressure. एंड डेल्टा P is जीरो। Then you had और processes, जैसे you have a cyclic process। अब cyclic process क्या होता है, मतलब घूम फिर के सब वापस वही पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। जैसे लेट्स से A है, इसका P1 V1 T1 था, it got converted to B, it is P2 V2 T2, it got converted to C, it's P2 P3 V3 T3, that again got converted back to A। तो मतलब अगर पूरा का पूरा प्रोसेस घूम के अगर वापस वैसे ही आ जाता तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो वी आर चेंजिंग, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। देन यू हैड समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तुमको नॉर्मल लैंग्वेज में तो पता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिवर्स। अभी उसको थोड़ा अगर मैं और बेटर अंडरस्टैंड करूं, तो A is getting converted to B and B will also get converted to A। driving force is greater than opposing force. Yes, so A is getting converted to B, so there is some driving force acting on it। B is converting to A, so there is some driving opposing force acting on it। So irreversible में your driving force is extremely greater than your opposing force। मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन तो ऑपोजिंग फोर्स इज ऑफ 0.0001 न्यूटन। मतलब मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि मेरे को बेंच घसीट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने का है, तो मैं बेंच को घसीट रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फोर्स इज अ ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन। तो मेरा फोर्स इज बहुत ज्यादा, फ्रिक्शन इज वेरी लेस। तो मैं ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे को वो पीछे पीछे जा रहा है, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, वो आराम से आगे आ जा रहा है। अभी ट्विस्ट कब आता है, जब वी हैव रिवर्सिबल प्रोसेस।
रिवर्सिबल में प्रोसेस में हमें पता है कि रिएक्शन पीछे भी जाता है। यहाँ पे तो हमने एरो बना दिया, लेकिन हमें पता है B2A नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ है, तो पीछे तो नहीं जाएगा। तो अभी इसके बाद में हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, या बेशक ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, वरना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो मतलब नहीं है, बैकवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब दैट इज द थिंग। तो मतलब जो तुमको मेजर मिलता है प्रोडक्ट, वही तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ड्राइविंग फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ऑपोजिंग फोर्स, बट रिवर्सेबल में एकदम थोड़ा सा ग्रेटर है। जैसे मैं बेंच को खींच रहा हूँ विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, देन समवन इज पुलिंग इट बैकवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 99.95 न्यूटन, ठीक है। तो मैं 2 कदम आगे जाऊंगा बेंच को लेके, तो वो मेरे को 1.5 कदम पीछे लेके जा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे और पीछे हो रहा हूँ, तो मतलब आई एम डूइंग माई वर्क बट आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्राइटेरिया ये होता है कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, एकदम थोड़ा सा ग्रेटर होता है ऑपोजिट फोर्स से। मतलब उसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे थोड़ा सा वैल्यू मिलेगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में होता है, और वो वर्ड याद रखना है, इट इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, ड्राइविंग फोर्स एकदम थोड़ा सा ग्रेटर है ऑपोजिट फोर्स से। तो ये तुम्हारे सारे फोर्सेस वगैरह का पार्ट हो गया। अभी हम लोग पहला जो पार्ट है इसमें वो देखेंगे, सम बेस जो पहला पार्ट चालू होता है, तो दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन भी अभी 2 टाइप में हो सकता है। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों को समझ में भी आएगा कि व्हाई इट इज अ पाथ फंक्शन। तो पहला अगर मैं वर्क डन देखूं, तो यू आर गोइंग टू हैव एन इरिवर्सिबल वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल सिस्टम। तो हमने एक वर्क कंसिडर करके रखा है विच इज एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, तो वी हैव अ कंटेनर, उसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था, अब उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, तो दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम। देयर इज एन एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, और यहाँ पे देयर इज दिस प्रेशर P, ड्राइविंग प्रेशर। अच्छा, तो एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है मतलब तुम्हारा ड्राइविंग प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ द गैस, याद रखना ये। ठीक है, एंड ऑपोजिंग प्रेशर विल बी P एक्सटर्नल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर गया ना, तो नीचे से ऊपर गया, तो ये जो इस तरफ नीचे से ऊपर वाला जो फोर्स होगा वो ड्राइविंग होगा, ऑपोजिंग वाला ऑपोजिट होगा। अच्छा, तो इरिवर्सिबल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा जो ड्राइविंग फोर्स है, इट इज वेरी मच ग्रेटर देन योर ऑपोजिंग फोर्स। तो उसी तरह यहाँ पे आई कैन से कि तुम्हारा जो प्रेशर ऑफ द गैस है, क्योंकि वो ड्राइविंग प्रेशर है, फोर्स के बदले में प्रेशर ले रहा हूँ, इट इज वेरी मच ग्रेटर देन योर एक्सटर्नल प्रेशर। ये पॉइंट समझना जरूरी है। अभी हम लोग फोर्स को प्रेशर के टर्म से लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तुम बात करो तो ऑपोजिट है। हम फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फोर्स है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है। ऐसे नीचे से ऊपर क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा है। तो वर्क यहाँ पे जो हो रहा है वो बेसिकली ऑपोजिंग फोर्स का हो रहा है।
हमने फोर्स जो लगाया था वो अपोजिंग फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट। जस्ट इसको सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पे मैं माइनस डाल दूंगा क्यों, ताकि ये पता चले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट था। फोर्स लगाया था ऊपर से और डिस्प्लेस हो रहा है नीचे से ऊपर, तो डायरेक्शन उल्टा है। अभी केमिस्ट्री में हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हम लोग चीजें चेंज करेंगे। तो ये वर्क है, ये माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। वी नो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर कि नहीं? अच्छा, बट यू हैव ऑपोजिंग फोर्स, तो ऑपोजिंग फोर्स विल बी विच प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस और एक्सटर्नल प्रेशर? External pressure. External pressure. External. External pressure. P external will be opposing force upon area. Pressure of the ये will be driving force upon area. हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपोजिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द फोर्स वी हैड अप्लाइड। एंड व्हाई इट इज ऑपोजिट? बिकॉज एक्सपांड हो रहा है, हम ऊपर से फोर्स अप्लाई किया था और एक्सपांड हो रहा है, उल्टा हो रहा है। So this will become minus P external into area, and displacement को मैं लेंथ की तरह लिख देता हूँ क्योंकि इतना से इतना लेंथ ऊपर गया, and area into length is volume, but यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप का वॉल्यूम है, which is V1, which is V2 and one is delta V। तो यहाँ पे ये कौन सा वॉल्यूम रहेगा? डेल्टा V, क्योंकि ये तुम्हारा सरफेस एरिया है पिस्टन का, जो भी ये रहेगा सिलेंडर, ये तुम्हारा सरफेस एरिया है और वो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो इट्स एरिया इनटू लेंथ, मतलब इट्स डेल्टा V। तो ये तुम्हारा वर्क डन इन अ रिवर्सिबल का डेरिवेशन है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है वाला फॉर्मूला कि जो तुम्हारा W होता है बेसिकली दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1 फाइनल वाला। अब तुमको ये वाले फॉर्मूला में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, चाहे एक्सपांशन दिया हो या कॉम्प्रेशन दिया हो, ठीक है। भले ही हमने एक्सपांशन के लिए डिराइव किया है, बट कॉम्प्रेशन के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, जो भी चेंजेस होना है वो अपने आप कर लेगा उधर। अच्छा मुझे बताओ, एक्सपांशन जब हो रहा है तो V1 बड़ा होता है कि V2 बड़ा होता है? एक्सपांशन ये V1 था और ये V2 था, तो एक्सपांड हुआ है क्या? तो V2 बड़ा है, फाइनल वॉल्यूम बड़ा है कि इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है? Final बड़ा है. तो V2 is greater than V1, so therefore can I say कि delta V is going to be positive, therefore तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा एक्सपांशन में, है कि नहीं? Yes, sir. तो कॉम्प्रेशन में ऑपोजिट होने वाला है। Your V2 is smaller than V1, मतलब तुम्हारा पहला वॉल्यूम ज्यादा था, अब तुम्हारा वॉल्यूम कम हो गया, तो तुम्हारा जो डेल्टा V है it is negative, therefore I can say W is equal to plus delta V plus positive। फिर यू हैव रिवर्सिबल वर्क का डेरिवेशन। रिवर्सिबल में क्या होता है? अच्छा मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। अगर तुमको, और ये मतलब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब इसका डेरिवेशन आता है बोर्ड्स में, तो तुम लोग इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख के सॉल्व करना। यहाँ पे मैक्सिमम वर्क होता है, ये डिराइव ये करो। अगर तुमको ये नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं तुमको इसको वापस से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा अभी, तो ये वाला पार्ट मैं तुम लोग तक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क मतलब ये इरिवर्सिबल वर्क था, ये रिवर्सिबल वर्क मतलब अगर तुम लोगों का बार बार रिपीट हो रहा है
मतलब ड्राइविंग प्रेशर में भी कुछ एनर्जी है। चलो फटाफट देख लेते हैं, कर लेते हैं फटाफट। तो रिवर्सेबल वर्क में एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये तुम्हारा ड्राइविंग प्रेशर है, तुम्हारा ऑपोजिंग प्रेशर है। यहाँ पे कैसा था, ऑपोजिंग प्रेशर का कोई चांस ही नहीं था ड्राइविंग प्रेशर के सामने, बट अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ड्राइविंग प्रेशर अगर मैं तुमको बोलूँ 1 एटमॉस्फेयर का है तो ऑपोजिंग प्रेशर 0.99 एटमॉस्फेयर का। ड्राइविंग ही ज्यादा है बट एकदम थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे वी कैन से कि ड्राइविंग प्रेशर is infinitesimally greater than opposing pressure। opposing pressure तुम्हारा P external, तो therefore अगर मैंने P माइनस P एक्सटर्नल किया तो मेरे को एक बहुत छोटा वैल्यू आएगा विच विल बी dP। छोटा वैल्यू मतलब हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे एंटायर पॉइंट क्या है, ये तुम्हारे पास वॉल्यूम 1 है, ये स्टेप 1 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो मैं V1 से V2 नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मेरा एक पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले इतना वॉल्यूम था, अभी इतना वॉल्यूम बढ़ा, एकदम छोटा अमाउंट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वापस से मैं करूंगा तो क्या सर इनफाइनेटली ये ग्रेटर नहीं होगा ना, ये अगर स्मॉल वैल्यू आ रहा है तो नियरली सेम होगा। इनफाइनाइटेसिमली का मतलब होता है वेरी स्मॉल। इनफाइनाइट नहीं है वो, इनफाइनाइटेसिमली। इनफाइनाइटेसिमली इज द ऑपोजिट ऑफ इनफाइनाइट। स्मॉल देन मतलब ये बहुत छोटा है, ड्राइविंग बहुत छोटा है अपोजिंग से, ऐसे। ड्राइविंग बहुत थोड़ा सा बड़ा है ऑपोजिट से। ओके, गॉट इट। इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, इट इज एक्सट्रीमली का ऑपोजिट। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। हम कोई भी स्टेप पे V2 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे वापस वो नीचे कर दे रहा है, हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे वापस वो नीचे कर दे रहा है। लेकिन हर स्टेप में हम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम तो एक्सपांड करेंगे और वो थोड़ा सा वॉल्यूम इज डी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टेप 1 टू स्टेप 2, मतलब हम V1 से V2 तक तो पहुंचे ही नहीं, लेकिन हम स्टेप 1 से स्टेप 2 जितने टाइम में हमने छोटा सा वॉल्यूम डीवी बढ़ाया, हम वो छोटा सा वॉल्यूम का वर्क चेक करते हैं कि कितना काम करना पड़ा हमें छोटा सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे पता है मेरा फॉर्मूला वर्क इज नथिंग बट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब अगर मैं एक छोटा सा वर्क कर रहा हूँ, छोटा सा वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं फाइनल स्टेप कितने, इज इट गोइंग टू बी 100, 1 लाख, 1 करोड़, कितने स्टेप पे V1 से V2 पे पहुंचने वाला है। तो हम सिर्फ एक काम करते हैं कि हम सिर्फ एक सिंगल, ये इरिवर्सेबल एक सिंगल स्टेप था, यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में आ गया क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग वॉज वेरी मच ग्रेटर। यहाँ पे आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो दिस इज हैपनिंग इन मल्टीपल स्टेप। तो हम सिर्फ इसी स्टेप का वर्क निकालेंगे। तो वर्क बहुत छोटा सा वर्क होगा क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो छोटा सा वॉल्यूम इज डीवी, ठीक है, दैट छोटा सा वॉल्यूम डीवी बढ़ रहा है। तो दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा, नाउ यू नो कि P माइनस P एक्सटर्नल इज GP। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे वी नो P वॉज वेरी मच ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं P एक्सटर्नल को P के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो P के टर्म्स में आई राइट इट एज P माइनस GP इंटू DV। तो dW will be minus PdV plus GP into DV। dP is a small value, dV is a small value, तो small value into small value is even smaller value। मतलब 10 raised to minus 7
10 raised to minus 7 and 10 raised to minus 9 will be 10 raised to minus 16, which will eventually become more smaller. तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे. तो इन दी एंड यू विल हैव dw इज इक्वल टू माइनस पी dv. ये पूरा झंझट हमने किया ताकि हम एक्सटर्नल प्रेशर को प्रेशर ऑफ द गैस में कन्वर्ट कर सकें. एंड यहाँ पे वी वर एबल टू डू इट बाय प्रेशर ऑफ द गैस. नाउ आई कैन राइट nRT by v, क्योंकि वी नो pv इज इक्वल टू nRT ना. यहाँ पे मैं नहीं कर सकता था क्योंकि आई हैड नो आइडिया कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या था. वो कुछ मैकेनिकल प्रेशर भी हो सकता है, हाथ से दबाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वहां पे आई कुडंट राइट यहाँ पे, बट आई नो कि ये जो ड्राइविंग प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है. तो गैस में आई कैन राइट इट एज nRT by v. अच्छा, तो ये एक सिंगल स्टेप का आ गया. ये एक सिंगल स्टेप का dw है. इसका वर्क अपने को मिल गया, दैट इज माइनस nRT by v dv. अभी अगर मेरे को होल सबके लिए करना है तो फिर हम लोग अपना वही पुराना टेक्निक इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे. तो इंटीग्रेशन मतलब तुम्हारा dw होगा, ठीक है, फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2. तो प्रोसेस 1 to 2 मतलब तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो अपना फ्रॉम v1 to v2. v2 तो यहाँ पे हमने देखा ही नहीं है, बट हमें v2 तक बढ़ाना है. तो इट्स माइनस nRT by v dv. ये कॉमन आ जाएगा, तो माइनस nRT इज कॉमन. इट्स v1 by v2. इट्स 1 upon v dv. तो इंटीग्रेशन में अब तक हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 of x dx इज log x. तो यहाँ पे log v आएगा. यहाँ पे मैं log को ln के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा नेचुरल log है, log to the base e, v2 by v1. तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल. अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो इट विल बी ln v2 minus ln v1, which will be ln v2 by v1. इवेंचुअली इसको मैं अगर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी 2.303 nRT log v2 by v1. ये w इंटीग्रल ऑफ dx इज x, तो w इज w, बट यहाँ पे हम लोग w मैक्स लिखते हैं क्योंकि इधर मैक्सिमम वर्क होगा. इधर मैक्सिमम वर्क होगा, बहुत काम होता है. तो हमारे पास में इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. हमारे पास में रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log v2 by v1. अच्छा, कभी कभी प्रेशर के टर्म्स में भी पूछते हैं, तो प्रेशर के टर्म्स में रहेगा तो मैं सिर्फ P1 by P2 लिख दूंगा क्योंकि वी नो कि बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये P1 by P2 आ जाएगा. मतलब प्रेशर ऑफ द गैस है, तो जहाँ पे हम वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा. तो अगर मेरे को प्रेशर के टर्म्स में पूछा है तो ये ऐसा आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर. नाउ यूनिट कन्वर्जन्स में तुमको बहुत ध्यान देना है. यूनिट कन्वर्जन, इसका यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है तुमको, क्योंकि वॉल्यूम V2 है और V1 है. अभी इन दोनों का जो भी यूनिट है सेम होना चाहिए, तो वो दोनों यूनिट कट जाएगा. तो ये लीटर है तो भी चल जाएगा, मिलीलीटर है तो भी चल जाएगा, मीटर क्यूब है तो भी चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा. तो यहाँ पे वर्क का यूनिट विल बी डिटरमाइंड बाय आर. वर्क का यूनिट विल बी डिटरमाइंड बाय आर. तो मतलब वर्क विल बी इन जूल्स if you take R का value as 8.314. Your work will come out to be in liter atmosphere if you take R का value as 0.0821. Your work का value will be liter into bar if you take R का value as 0.083. Your work will be in calories if you take R का value as 2 calories. तो ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, ये लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, ये लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, और ये कैलोरी
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। तो तुम्हें यूनिट्स का ध्यान रखना है। ये रिवर्सेबल के लिए कम से कम झंझट है, तुमको वॉल्यूम और प्रेशर को देखने की भी जरूरत नहीं है। वॉल्यूम का कुछ भी यूनिट हो, प्रेशर का कुछ भी यूनिट हो, अपने को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सब कुछ वर्क के यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बट वेरेस यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे से जाना है, यहाँ पे हमको बहुत ही प्रॉपरली चीजें कंप्लीट करनी है। तो तुम्हारा एक वर्क हो सकता है इन लीटर एटमॉस्फेयर। तो लीटर एटमॉस्फेयर मतलब तुम्हारा प्रेशर शुड बी इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। एक तुम्हारा यूनिट हो सकता है लीटर इनटू बार। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर शुड बी इन बार एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, और डेसीमीटर क्यूब दोनों को सेम बोलते हैं। तीसरा तुम्हारा वॉल्यूम होता है जूल में। तो जूल एसआई यूनिट है, तो in that case pressure is also in SI unit, that is Pascal, and volume is also in SI unit, that is meter cube. अगर नहीं होगा तो तुमको आपस में इंटरकन्वर्जन पता होना चाहिए इनका। ये तुमको बहुत चिंदी लगेगा, लेकिन सम्स करते वक्त में बहुत मैटर करता है यूनिट्स वगैरह, वरना गलत हो जाएगा। तो इंटरकन्वर्जन, तो पहले मैं प्रेशर का इंटरकन्वर्जन बताऊंगा जो भी रिक्वायर्ड है सिर्फ। तो हम देख सकते हैं हमारे पास लीटर एटमॉस्फेयर बार और पास्कल है। तो मुझे पता है कि मेरा 1 एटमॉस्फेयर इज 101.3 किलो पास्कल। किलो पास्कल इज 10⁻³ एंड मेरा 1 बार इज 100 किलो पास्कल। मतलब ये दोनों बहुत सिमिलर है अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसीलिए इन दोनों के आर के वैल्यूज भी काफी सिमिलर है, 0.0821, 0.082 बार, 0.083। तो ये 100 किलो पास्कल है। This is going to be 100 into 10⁻³ Pascal. So this is 1 atmosphere, this is 1 bar. Your 1 atmosphere can be equal to 1.013 बार। ऑब्वियसली इतना तो तुम गेस ही कर चुके होंगे कि ये दोनों काफी सिमिलर होगा, क्योंकि इसका दिस मच इज 101 एंड इसका इज 100, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ये, तो 101.3 बार है। तो ये प्रेशर के सारे कन्वर्जन पे जो भी तुम लोगों को लगेंगे। वॉल्यूम के जो भी कन्वर्जन लगने वाले, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। वॉल्यूम का तुम लोगों के पास में दो ही तो है, लीटर और मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, या आई कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वर्क को इंटर कन्वर्ट करना जरूरी है। तो लीटर, एटमॉस्फेयर और बार जूल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 1 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, तो 1 लीटर इज नथिंग बट 10⁻³ मीटर क्यूब and 1 atmosphere is nothing but 101.3 into 10⁻³ Pascal, या Newton per meter square. So in short, I can say 1 liter atmosphere is nothing but 101.3 joule. क्योंकि ये अगर वॉल्यूम इसमें है और प्रेशर इसमें, तो वर्क मेरा जूल्स में होगा। तो ये भी मेरा कन्वर्जन है जो मुझको याद रखना है। ये सब छोटे वाले के लिए ज्यादा आता है, बड़े वाले के लिए आता नहीं। So this is the first part. एक मिनट।
हेलो सारिका मैडम. ओके, so this is all about work. वर्क का एक और पॉइंट होता है, जैसे अगर मैंने बोला वर्क डन इन वैक्यूम, तो वर्क डन इन वैक्यूम, तो हम लोगों को पता है कि वैक्यूम में कोई काम प्रेशर नहीं होता, देयर इज नो एक्सटर्नल गैस, तो क्या प्रेशर होगा? तो इन वैक्यूम देयर इज जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, तो देयरफॉर तुम्हारा फॉर्मूला वर्क का है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे माइनस आता है, वही अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. तो यहाँ पे वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो, मतलब देयर इज नो वर्क डन इन वैक्यूम. So as you can see in different processes, you can see different types of work. मतलब in reversible process the work is different, in irreversible it is different, and in vacuum it is different. So this one is a path function. पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो मतलब समझ में भी आ गया था, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. अभी what you guys need to know is कि तुम्हारे पास वर्क और हीट है. वर्क एंड हीट are two modes of transfer of energy. See, हीट को एनर्जी के साथ में, मतलब ये मत सोचो कि हीट एंड एनर्जी आर सेम. एनर्जी बहुत टाइप का होता है. हीट इज अ फॉर्म जिससे एनर्जी कैन बी ट्रांसफर. मतलब जैसे अगर किसी सिस्टम के पास में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है तो वो हीट लिबरेट कर देगा. जैसे गर्म चाय है, ठीक है, तो चाय के पास बहुत एनर्जी है, तो चाय ने क्या किया, चाय स्टार्टेड गिविंग आउट हीट, तो अपनी एनर्जी वो कम कर रहा है बाकी लोगों के जितना कर रहा है. तो वर्क एंड हीट आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी ट्रांसफर इन दो फॉर्म से हो सकती है. Now what I'm going to talk about is very very important, क्योंकि यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे. एंड साइन कन्वेंशन के ऊपर थर्मो से बहुत सम्स आते हैं, बहुत सम्स आते हैं बोर्ड्स में, नीट में, जेई में, सीईटी में. साइन कन्वेंशन के ऊपर काफी सम्स आ जाते हैं. तुम क्वेश्चन देख के सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो और आंसर निकाल देते हो, बट वो रॉन्ग होता है क्योंकि तुम्हें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है. अभी यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बता दूं कि हम इसको इस तरह से याद रखेंगे कि अगर सिस्टम को हमने कुछ भी दिया तो सिस्टम खुश रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव. मतलब अगर मैंने हीट सिस्टम को दिया, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो हीट विल बी पॉजिटिव. अच्छा, अगर मैं हीट सिस्टम को दे रहा हूं तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक इसीलिए पॉजिटिव होता है. एंड अगर मैं बोलूं हीट गिवन बाय द सिस्टम, Exothermic. तो heat given by the system is exothermic, heat given to the system is endothermic. उसी तरह से हम वर्क के बारे में बात कर सकते हैं. अगर मैंने तुमको बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, पहले ऑन द सिस्टम कर. अच्छा, सिस्टम से सिस्टम के ऊपर काम किया है, मतलब बाहर से सिस्टम के ऊपर काम किया है. तो सिस्टम के ऊपर काम किया है तो वर्क विल बी पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम किया है, सिस्टम के ऊपर काम किया है. एंड इसको हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं. बाहर से धक्का मारा है और वो अंदर गया है, सिस्टम के ऊपर काम किया. अगर सिस्टम को काम करना पड़ा है, अंदर के गैस को एक्सपांड करना पड़ा है, तो Expansion. नेगेटिव हो जाएगा और वो एक्सपांशन है. तभी तभी भी हमने देखा था नेगेटिव कैसा होएगा. तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको वर्ड्स में देंगे कि हीट गिवन बाय द सिस्टम वाज 600 जूल्स, तो तुम हीट मतलब Q को 600 लिख दोगे, बट Q इज नॉट 600, Q इज -600.
क्योंकि it is giving out, it is given by the system. You have to remember the sign conventions are very important. Apart from sign conventions, you have your first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. ठीक है. और भी दूसरे दूसरे वर्जन है जो यही बोलता है, जैसे द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. अब आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना उसमें मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि एनर्जी खुद से क्रिएट तो नहीं हो सकती, तो क्रिएट नहीं हो सकती तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता. तो यही मतलब एनर्जी वाला ही जो तुम्हारा लॉ है उसी को दूसरे फॉर्म में बोल दिया गया है. एक और तरीके से बोल सकते हैं, when one form of energy disappears from one part of the universe, an equivalent amount of energy reappears somewhere else in the universe. मतलब अगर एक जगह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाती है तो यूनिवर्स के दूसरे पार्ट में उतनी एनर्जी वापस फॉर्म हो जाएगी. एक्चुअली फॉर्म नहीं हो रही है, इधर कम हो रही है और उधर बन रही है, मतलब इधर डिसअपियर हो रहा है उधर अपीयर हो रहा है. तो इट हैज जस्ट गॉट कन्वर्टेड. मतलब अगर मैं बोलूँ एक रूम है तो रूम के अंदर लेट से 50 किलो जूल की एनर्जी कम हो गई, तो वो 50 किलो जूल की एनर्जी विल अपीयर नाउ आउटसाइड द रूम. सराउंडिंग में 50 किलो जूल की एनर्जी बढ़ जाएगी. तो एनर्जी विल नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमेशा एनर्जी विल ऑलवेज बी रिमेनिंग सेम. मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ एनर्जी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इज एंथैल्पी. अगर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम की मैं बात करूँ एंड एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग की मैं बात करूँ तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो. क्योंकि अगर सिस्टम की एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम इज प्लस 50 किलो जूल, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज माइनस 50 किलो जूल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कुछ अलग तरीके से लिखा था. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, वन इज हीट एंड द अदर वन इज वर्क. हम दो फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक हीट से और एक वर्क से. और अगर मेरा कुछ भी एनर्जी हो रहा है दैट विल बी इन दी एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. बराबर, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? इंटरनल एनर्जी से मिल रहा है. मेरे ऊपर कुछ काम हो रहा है तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है. ठीक है. अ सिस्टम इज गिविंग आउट हीट, तो वो हीट देने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? इंटरनल एनर्जी से आ रही है. सिस्टम को हीट दिया तुमने तो वो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. तो जो भी एनर्जी है दैट इज ऑल इन दी एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड. तो कन्वर्जन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, एंड वो बेसिकली तुम्हारा डेल्टा यू के बेसिस पे होता है. अभी अगर मैं एक और चीज बताऊं तो वन मोर थिंग यू हैव इज एंथैल्पी. एंथैल्पी इज गिवन बाय H. इट इज नथिंग बट योर टोटल एनर्जी. तुम्हारे टोटल एनर्जी को हम एंथैल्पी बोलते हैं. तो टोटल एनर्जी बेसिकली क्या हो सकता है? हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होता ही है, प्लस हर सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखता है ताकि वो कुछ काम कर सके. काम कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क. बराबर. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी. इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डू प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क. तो तुम्हारे पास H1 है तो तुम्हारे पास ये रहेगा U1 और ये रहेगा P1 V1. तुम्हारे पास H2 है तो ये तुम्हारे पास रहेगा U2, तो ये तुम्हारे पास रहेगा P2 V2. मतलब जब सिस्टम 1 है सिस्टम 2 है.
तो एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी, U इज ओनली द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी हमने एब्जॉर्ब भी कर रखी है, स्टोर भी कर रखी है, दैट इज टू डू वर्क, तो वो वहां पे मेंशन किया गया है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो आई एम गोइंग टू हैव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, P2 V2 minus P1 V1 is delta PV. We generally keep pressure constant for isobaric conditions. We generally keep pressure to be constant. So when pressure is constant, I can say, ये कैसे आया था तुम्हारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H2 minus H1 is equal to U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. And when pressure is constant, so we can say P2 is same as P1 equal to P. So therefore, delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV1. So मेरा final equation will be delta H delta U plus P common आया and you have delta V, P delta. Another thing that you need to remember over here is you have PV is equal to nRT. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजों को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आउट ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आई कीप वन एंटिटी कांस्टेंट एंड चेंज अदर। तो फिजिक्स में तुम जनरली मोल्स को कांस्टेंट रखोगे और टेम्परेचर चेंज करते हो। यहाँ पे केमिस्ट्री में क्योंकि हम एक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, रिएक्शंस में मोल्स चेंज होता है, रिएक्टेंट के साइड में कुछ और मोल्स थे, प्रोडक्ट के साइड में कुछ और मोल्स थे, तो यहाँ पे P डेल्टा V विल बिकम डेल्टा nRT। तो यहाँ पे वी आर चेंजिंग मोल्स वेर योर डेल्टा n विल बी नथिंग बट, ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब तुमको एक रिएक्शन दिया गया होगा। तो डेल्टा n विल बी नथिंग बट समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, gaseous products minus summation of moles of gaseous reactants. It's very important to write gas. It's extremely important. So therefore you have the formula delta H is equal to delta U plus you can write delta nRT also. Let me just give you a question. Let's say you have CH4 gas giving you O2 gas. It is CO2 gas and 2H2O gas. टेक्निकली वो गैस होना चाहिए, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस में करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब टेम्परेचर शुड बी 298 कंडीशन 298, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। सो देयरफॉर 298 पे वाटर इज इन लिक्विड एंड नॉट इन गैस, तो उसको लिक्विड लेना पड़ेगा हम लोगों को। इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे let us just see what is the value of delta n. So delta n is summation number of moles of gaseous product minus summation of moles of gaseous reactant. So can you tell me कि product में कितने moles है? इधर 1 है और इधर 2 है, बट इसे हम गिन नहीं सकते क्योंकि ये लिक्विड है। तो प्रोडक्ट में 1 मोल्स है एंड रिएक्टेंट में कितने मोल है, 2 माइनस 2 एंड 1 कितने हैं, 3। तो तुम्हारा डेल्टा एन का वैल्यू कितना आया, -2। डेल्टा एन का वैल्यू कितना है, -2। तो देयरफॉर आई कैन जस्ट से योर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा nRT। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू
So this is going to be delta H is equal to delta U minus 2 RT. Therefore तुम्हारा delta H is smaller than delta U. बराबर कि नहीं? हेलो, समझ में आया तुम लोगों को ये? हाँ सर। Yes, sir. तो इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों को. तो ये इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ.